गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक परिचयात्मक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ भौतिक विषमताओं वाला राज्य है, जिसमें अनेक प्रकार की भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका जो भौतिक स्वरूप है वो अत्यधिक जटिलताओं से अभिभूत है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश पहाड़ी, मैदानी, पठार और जो रेतीला प्रदेश है, जिसे हम मरुस्थल के रूप में जानते हैं, के रूप में इसका जो धरातलीय विभाजन है वो देखने को मिलता है। राजस्थान को प्रकृति की विविध कलाओं का नमूना भी कहा जाता है, अर्थात यहाँ जो प्रकृति के विभिन्न रूप हैं वो देखने को मिलते हैं। राजस्थान भूगोल परिषद ने इसी कारण से मरु, मेरु तथा माल का जो नामकरण किया था, उनका अर्थ, मरु का अर्थ मरुस्थल, मेरु का अर्थ पर्वत और माल का अर्थ मैदान के रूप में उसको परिभाषित किया और चरितार्थ किया। राजस्थान की भूआकृतियों को यहाँ के शैल समूह, भूगर्भीय संरचना और आंतरिक व बाहरी शक्तियों ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। राजस्थान का धरातलीय लंबी अवधि से अनाच्छादन और अपरदन की अनवरत प्रक्रियाओं का रंगमंच रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और वर्तमान में इसे एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अवशिष्ट इसलिए कि अब इसका जो भाग है वो घिस घिस कर इतना छोटा हो गया है, क्षीण हो गया है कि ये अब अवशिष्ट मात्र हमें दिखाई देता है। प्रारंभिक काल में इसकी ऊंचाई आज से कई गुना अधिक रही होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवानालैंड का एक विशिष्ट पार्ट है। प्री कैम्ब्रियन काल में दो वृहद भूखंडों अंकारालैंड और गोंडवानालैंड में जो हमारा पेंजिया का विखंडन हुआ था, उनके मध्य तैतीस सागर विद्यमान था। राजस्थान प्रदेश का अधिकांश भाग पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग तैतीस सागर का ही अंग माना जाता है, जो बाद में पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रभाव से और नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों के जमा करने से वर्तमान स्वरूप में हमें प्राप्त हुआ है। सांभर, डीडवाना जैसी जो खारिज पानी की झीलें हैं वो तैतीस सागर का अवशेष ही मानी जाती हैं, जिसके कारण इनका जो पानी का जो स्वाद है वो खारा है और इनके अंदर आसपास जो भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं वो भी कैसी हैं, नमकीन है, अर्थात उनमें भी नमक के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान में विकर्णवत मध्य में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है, जो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में क्या है, जानी जाती है। यह पर्वत गोंडवाना लैंड का ही एक भाग था। प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग भी गोंडवाना लैंड का भूखंड का ही अंग है। राजस्थान को भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 प्रमुख विभाग और अन्य उप विभागों में विभाजित किया जाता है, जिससे कि इसके प्रत्येक भाग का गहराई से या बारीकी से अध्ययन किया जा सके। क्योंकि जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बहुत अधिक जो विविधताएं हैं वो देखने को मिलती हैं, चाहे वो भूगर्भिक विविधताएं हों, चाहे वो आपकी धरातलीय विभिन्नताएं हों। तो भूगर्भिक और धरातलीय दृष्टि से राजस्थान प्रदेश की जो भूमि है उसमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी आधार पर इसको विद्वानों ने 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों और फिर प्रत्येक प्रदेश को जो प्रदेश के अंदर भौतिक विशेषताओं में अंतर पाया जाता है उसके आधार पर उसको उपभागों में बांटकर अध्ययन किया है, जिससे कि इसका हम जो प्रत्येक भाग है उसको हम क्या कर सकें, परिभाषित कर सकें, उसको अच्छी तरह से क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें।
चार प्रमुख भागों में, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान के मध्य से विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, फैली हुई है। इसके भी जो विस्तार है राजस्थान के अलग अलग भागों में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जहाँ से ये प्रारंभ होती है वहाँ पर ये इसका आकार मध्य में ये संकरा हो जाता है, फिर चौड़ा हो जाता है। एक तरह से ये जो दक्षिण में है नाग के फन की तरह है। इसके बाद पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसको भी हमने कई भागों में बांटा है, क्योंकि ये मैदानी प्रदेश अरावली से निकलने वाली जो नदियां हैं और प्राचीन जो पठार से निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा निक्षेपण से ये बना है, इसलिए यहाँ पर भी भौतिक दृष्टि से कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए इसके भी कई उपभाग किए गए हैं और उसके बाद इसका अध्ययन किया जाता है। चौथा जो पार्ट है इसका वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा दक्कन के पठार का ही एक भाग है, जिसकी विशेषताएं कहीं ना कहीं दक्कन के पठार से मिलती जुलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भूगर्भिक चट्टानें हैं वो धरातल के ऊपर अवतरित दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भूभाग पर फैला हुआ है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इस मरु प्रदेश में इयोसीन व प्लीस्टोसीन काल के शुष्क शुरू तक विस्तृत टेथिस सागर था, जिसके अवशेष विभिन्न जो चट्टान समूह हैं उनमें देखने को मिलते हैं। इसे थार मरुस्थल या स्थानीय भाषा में थली के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी विभाग भी माना जाता है। मरुस्थल यानी मरु का अर्थ होता है मृत और स्थल का मतलब होता है भूभाग, यानी कि ऐसा स्थल जो मृत प्राय है, अर्थात यहाँ पर इतनी अधिक जलवायविक विषमताएं पाई जाती हैं कि जीवन लगभग शून्य होता है, इसलिए इसको मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जो अफ्रीका के सहारा से आरंभ होकर सीरिया, अनोवोलिया, अरब, ईरान, पाकिस्तान होता हुआ भारत के राजस्थान में प्रवेश करता है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चला है कि वर्तमान पश्चिमी राजस्थान का भूभाग पर्मो कार्बोनिफेरस काल में समुद्र से एक तरह से आच्छादित था, जिसके प्रमाण जुरासिक और इसके बाद के कालों के जो सामुद्रिक तलछट के निक्षेप है उनसे मिलता है। समुद्र पीछे हटने का कारण भी मरुस्थलों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, जिसके कारण पानी की सतह के नीचे जो नमकीन रेत थी वो बाहर आ जाती है और मरुस्थलों का क्या होता है, एक तरह से प्रादुर्भाव होता है। प्लीस्टोसीन काल के अंतिम हिमनदीय अवधि के बाद पश्चिमी राजस्थान में निर्जलीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। सतत और लंबी शुष्कता के कारण इस क्षेत्र में भारी मात्रा में रेत का निर्माण हुआ। पश्चिमी रेतीला प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबाई में और पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का ढाल पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसकी ऊंचाई उत्तरी पूर्वी भाग में 300 मीटर से अधिक, जबकि दक्षिण की ओर ये 150 मीटर तक ऊंचा मिलता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का लगभग 61.11% क्षेत्रफल को एक तरह से क्या करता है, आवृत करता है। या यूँ कह सकते हैं कि लगभग 60% से अधिक भूभाग पर हमारे जो राजस्थान की भूमि है उस पर मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है, शुष्क भूमि का विस्तार देखने को मिलता है। और जनसंख्या की दृष्टि से यह 60% भूभाग केवल 40% जनसंख्या को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है। इस भाग में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है, लेकिन राज्य की सबसे विरल जनसंख्या पाई जाती है तथा 15-20 किलोमीटर के अंतराल पर गांव या ढाणियाँ पाई जाती हैं। यही नहीं, अन्य मरुभूमियों की तुलना में
सबसे अधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी पूर्वी सीमा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा इस मरुस्थलीय प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है रेतीला शुष्क मैदान, अर्थात ये भौतिक दृष्टि से इस प्रदेश का सबसे बालू वाला प्रदेश है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में वनस्पति नहीं पाई जाती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये वनस्पति विहीन, और जहाँ पर दूर दूर तक आपको रेत के टीले दिखाई देते हैं वो वाला भाग है, जिसे हम थार के रेगिस्तान से भी जानते हैं। ये राज्य की 25 सेंटीमीटर सम रेखा के पश्चिम में पाया जाता है। इस मरुस्थलीय प्रदेश को स्थलाकृतियों के आधार पर पुनः 2 भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, अर्थात इसको 2 भागों में, जहाँ पर बालू का जो स्तूप है वो पाए जाते हैं, और एक वो भाग है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यह एक तरह से रेगिस्तान का सबसे रेगिस्तानी प्रदेश है। दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगड़। ये प्रदेश अरावली पर्वत के पश्चिम और रेतीले शुष्क मैदान के मध्य स्थित है, और जो 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्राकृतिक भाग को मारवाड़ भी कहते हैं। भौतिक दृष्टि से इसके उत्तर से दक्षिण की ओर काफ़ी विषमताएं इसमें पाई जाती हैं। उत्तर में घग्गर का मैदान है, जो बालू का स्तूप व बालू का कटक छितरे हुए मिलते हैं। यहाँ घग्गर के अतिरिक्त अन्य कोई नदी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इस भाग को 4 भागों में बांटा गया है: लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि और घग्गर मैदान। तीसरा है आंतरिक जलप्रवाह क्षेत्र या शेखावटी प्रदेश, जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं और कुछ दूरी पर बहने के बाद क्या होती हैं, रेगिस्तान का जो बालू है, उस टीले हैं उनके अंदर समाहित हो जाती है, इसलिए इनको हम आंतरिक जलप्रवाह क्षेत्र कहते हैं। जैसे जाटी है, हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, कांतली है, तोरावटी बेसिन है। इसके अलावा चौथा जो है जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको घग्गर मैदान के नाम से चौथे भाग में बांटा गया है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है, जहाँ पर घग्गर नदी एक तरह से क्या हो जाती है, आकर विलुप्त हो जाती है, जिसने यहाँ पर घग्गर मैदान का क्या किया है, निर्माण किया है।